छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर यानी मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह साय कैबिनेट की पहली बैठक है जिसमें सभी 14 मंत्री शामिल होंगे और प्रदेश के विकास और समस्या समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे योजनाएं भी हैं जिनको इस बैठक में मंजूरी भी मिल सकती है। और वहीं साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। 9 सितंबर को साय कैबिनेट की ये बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं इन पर फैसला भी लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए जा सकते हैं। रायपुर में सरकार की अनदेखी के खिलाफ एनएचएम संविदा कर्मियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। संविदा कर्मियों का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। 20 दिन की हड़ताल, सामूहिक इस्तीफे और बर्खास्तगी के बाद भी मांगे न माने जाने पर कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। रायपुर में आज शहर में गणेश विसर्जन झांकी धूमधाम से निकलेगी, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। झांकी मार्गों को 6 सेक्टरों में बांटा गया जहां सिर्फ पैदल श्रद्धालु ही पहुंच सकेंगे। 24 घंटे के लिए अमला 8-8 घंटे की 3 पालियों में तैनात रहेगा और जबकि 1000 से ज्यादा जवान व्यवस्था संभालेंगे। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, नाव और क्रेन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और रिकॉर्डिंग की जाएगी। वहीं डीजे और पटाखों पर विशेष प्रतिबंध और निगरानी रखी जाएगी। रायपुर नगर निगम में संपत्ति करदाताओं को राहत देते हुए छूट की घोषणा की। 30 सितंबर तक एडवांस में संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी और इससे पहले अप्रैल से जून तक 6.25% की छूट मिल रही थी। 30 सितंबर के बाद यह छूट घटकर सिर्फ 4% रह जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित महादेव घाट विसर्जन कुंड में रविवार को कई सारी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि दोपहर तक करीब 4900 से अधिक छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन कुंड में नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात, बिजली विभाग, अग्निशमन, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियां 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात रही। साथ ही पंडित, 5 क्रेन, 80 गोताखोर और नावों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, मौके का जायजा लिया। उत्सव की झांकी निकलेगी, जिसका झांकी पश्चात उनका विसर्जन महादेव घाट विसर्जन कुंड में होगा। उसके लिए पूरे रूट में बल लगाए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक के पर्याप्त, जिला के साथ साथ अन्य जिलों से भी बल इसके हेतु लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्था इसमें रहेगी। राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन का सिलसिला जारी है और पूरे राजधानी रायपुर में जो है 11 दिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ गणेश जी की सेवा करने के बाद अब भक्तगण नम आंखों से
अपने आराध्य देव गणेश जी को जो है वो विदायगी देने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महादेव घाट में विसर्जन कुंड में लगभग 5000 से अधिक छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और 3770 छोटी और 1500 से अधिक जो है बड़ी मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया गया है। रायपुर के हर गली मोहल्ले में भक्त धूमधाम से बप्पा को विदाई दे रहे हैं। वही पूजा अर्चना और आरती कर गणपति बप्पा से अगले वर्ष आने के जयकारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर शहर में हर साल 10,000 से अधिक जो है प्रतिमा विसर्जित की जाती है। विसर्जन कुंड में नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात, बिजली विभाग, अग्निशमन, होमगार्ड, स्वास्थ्य जो है के अलावा 24 घंटे ड्यूटी पर जो है एजेंसियों के सहयोग से किया गया है। साथ ही विसर्जन कुंड में अधिकारियों के लिए 10 पंडित, 5 क्रेन, 80 गोताखोर और नाव की भी सुविधा यहाँ पर जो है वो उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह बूढ़ा तालाब, तेली बांधा तालाब, कंकाली तालाब समेत 3 दर्जन अस्पतालों में भी 3 दर्जन तालाबों में भी स्थायी विसर्जन कुंड बनाया गया है। यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और श्रद्धालु पहुंचे हैं और इको फ्रेंडली तरीके से गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ एक और आस्था और श्रद्धा की भक्ति में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वही अपने आराध्य देव गणपति बप्पा यानी विघ्नहर्ता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। कैमरामैन योगेश जायसवाल के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर में तेली फाउंडेशन के तत्वाधान में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहिब के अवतरण दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने जांच करवाई और इस दौरान आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वहीं रक्तदान करने वाले युवाओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया। यह पहल ट्रैफिक सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा देती है। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद साहिब की शिक्षा, सेवा, सद्भाव और मानवता को अमल में लाना है। आज सीडीबी फाउंडेशन के जानिब से स्वास्थ्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के अवसर पर ये पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहाँ जहाँ सीडीबी फाउंडेशन की बॉडी है, पूरे प्रदेश में आज के दिन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम किडनी रोग, कैंसर रोग, दांत रोग, नेत्र रोग और ईसीजी ये सब कार्यक्रम आयोजित किए हैं और यहाँ पे ये बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं और सभी समाज के लोगों के लिए ये आयोजित किया गया है। सर्व समाज के लिए ये हेल्थ चेकअप है और पूरे प्रदेश में हमारी संस्था काम कर रही है, मानव सेवा के लिए काम कर रही है। जितने ज़रूरतमंद है, जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, नहीं पहुँच पाती है, उनके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम हम हर साल हर मौके पर आयोजित करते रहते हैं। मैं इस मुबारक मौके पर सीडीबी फाउंडेशन की ओर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीडीबी फाउंडेशन ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पैदाइश के मुबारक मौके पर इस हेल्थ कैंप का आयोजन किया है और हम चाहते हैं कि ये आयोजन पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में हो। हमारा ये प्रयास है कि खिदमत-ए-खल्क का जो काम सीडीबी फाउंडेशन कर रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारे धर्म और समाज के लोग शिरकत करें और समाज सेवा के इस काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज आपकी एशियन न्यूज़ टीम यहाँ पे कवरेज के लिए हाजिर हुई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है, इसमें ब्लड डोनर को फाउंडेशन की ओर से एक हेलमेट दिया जा रहा है और प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है ताकि वे प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों। शासन की योजना भी चल रही है हेलमेट के लिए और उसी दिशा में ये फाउंडेशन का एक प्रयास है। सख्ती से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां रहस्यमय तरीके से लापता हुआ है उप सरपंच। 36 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। 6 सितंबर की रात 10 बजे से लापता है उप सरपंच। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 36 घंटे से अब तक सुराग नहीं मिला है उप सरपंच का। 6 सितंबर की रात 10 बजे से लापता है उप सरपंच। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। खबर आपको बता रहे हैं सख्ती से, जहां उप सरपंच के लापता होने का ये मामला है। 36 घंटे से लापता है उप सरपंच। वहीं अब तक कोई सुराग नहीं मिला है उप सरपंच का। 6 सितंबर की रात 10 बजे से लापता है उप सरपंच। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। खोजबीन जारी है उप सरपंच की।
और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। 36 घंटे के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शकील अहमद हमारे साथ जुड़ गए। शकील, उप सरपंच की लापता होने की ये खबर है, क्या जानकारी? जी बता दूं कि शक्ति जिले के करही गांव का ये मामला है और उप सरपंच जो है महेंद्र बघेल, उनका रहस्यमय तरीके से वो लापता है और लगातार जो है उनको पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है। और अभी ये कह सकते हैं कि महानदी जो है वहां पर उनको ढूंढा जा रहा है। मिरोनी बैराज में अभी वहां से निकल के साराडी बैराज जो है टीम आगे बढ़ी है। जी शकील, ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई, तो क्या कोई ऐसे विवाद रहा है उनका किसी के साथ इस दौरान? जी इसमें बता दूं कि वैसा विवाद वहां पर नहीं है। करही दरअसल रेत अवैध उत्खनन का जो है गढ़ है और यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व भी जो है वहाँ के सरपंच के साथ कुछ रेत माफियाओं ने मारपीट की थी और ये अभी तत्कालीन महेंद्र बघेल जो है वहाँ पर उप सरपंच है और पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं। तो ये लगातार जो है वहाँ के अवैध रेत उत्खनन को लेकर के समाचार वगैरह भी प्रकाशित करते रहे और अभी भी वर्तमान में पता चला है कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर के ये वहाँ पर लगातार बंद करने की जो है कयास और प्रयास करते रहे हैं, जिसको बताई जा रही है कि अवैध रेत उत्खनन जो माफिया हैं उनके द्वारा जो है इनकी आशंका जो है इनके परिजन और जी शुक्रिया शकील तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बालों से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बता दें कि एक युवक रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कच्चे मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक सीधे कंक्रीट की नाली पर जा गिरा, जिससे उसका सिर फट गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए तस्वीरें आप, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। युवक पर कच्चे मकान की दीवार गिरी, जिससे युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गणेश विसर्जन एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बता दें कि विसर्जन के समय सांस्कृतिक भवन के पास दो युवकों में कहासुनी हुई, जिसके बाद देखते ही देखते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से वार कर दिया। वहीं दो लोगों ने तत्काल घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दो 2021 में महिला को जिंदा जलाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी करण पोर्ते, जो 6 सितंबर को एम्स रायपुर से फरार हो गया था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। आरोपी को इलाज के लिए रायपुर सेंट्रल जेल से एम्स लाया गया था। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पानी पीने के बहाने हथकड़ी ढीली कर भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गोंदिया जाने वाली ट्रेन में चढ़ता नजर आया। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसे दुर्ग स्टेशन से दबोच लिया। आरोपी पर प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में महिला को जिंदा जलाने का गंभीर आरोप भी है और केस की सुनवाई जारी है। थाना मंदिर हसोद अंतर्गत 307, 302 का एक आरोपी था जो जेल में निरुद्ध था। उसे कल स्वास्थ्य चेकअप हेतु एम्स अस्पताल रायपुर लाया गया था, जहां से वह फरार हो गया था। उस आरोपी को जीआरपी के मदद से और पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में उसको अग्रिम गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के गोदना गांव में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और 2 लोगों को हिरासत में लिया। यहां हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे थे और पुलिस की मौजूदगी में हंगामा भी हुआ। दोनों पक्षों में बहस हुई और कुछ देर के बाद के लिए माहौल गरमाया रहा।
नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गोधना में धर्मांतरण एवं प्रार्थना सभा की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे थे। इसमें पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और 2 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और आवेदन के आधार पर उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और धार्मिक भावनाएं आहत करने एवं अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया जा रहा है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जबरन धर्मांतरण कराने का मामला है। पत्नी और बच्चा पहुंचे सिविल लाइन थाना, पति पर प्रार्थना के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। पूरे परिवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाने का आरोप लगा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पत्नी इस मामले की शिकायत के लिए अपने बच्चे के साथ पहुंची सिविल लाइन थाना में और वहां पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रार्थना के लिए दबाव बनाने का आरोप पति पर लगाया है। पूरे परिवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाने का आरोप। और आपको बता दें कि जबरन धर्मांतरण कराने का ये मामला है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश राव। प्रकाश, जबरन धर्मांतरण कराने का ये मामला है, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए, गांव के बाद अब शहर की बात करें तो धर्मांतरण का जो है वो भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है और लगातार बिलासपुर जो है धर्मांतरण के मामले में सुर्खियों पे रहा। लगातार ये देखा जा रहा है कि शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक धर्मांतरण के सिलसिला और हर संडे जो है ये प्रार्थना सभा के नाम पर, संगाई सभा के नाम पर वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, बरगलाया जाता है और उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ऐसे ही मामला एक निकल कर आया था, जो 2 अलग अलग मामले निकल कर आए, जहाँ पर एक पचेड़ी में जहाँ पर आपने ही जो पत्नी है उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाए। दूसरा जो मामला है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर जो पति है वो दबाव बना रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि पूजा पाठ छोड़कर वो जो है सभा करे और संगाई सभा जैसे जो सभा होती है उसमें शामिल हो। और इन्हीं दबाव को लेकर जो पत्नी है, जो पूरे परिवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाने का जो है गंभीर आरोप जो पति पर है वो यहाँ पर लगाया। घर पर रोज प्रार्थना करने का दबाव बनाने लगा। उसके अलावा जो पत्नी ने पति के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार धर्मांतरण का जो खेल है वो बिलासपुर में चल रहा है। इसको लेकर जो हिंदू संगठन और पुलिस है वो लगातार गंभीर देती भी है और इस पर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि लगातार जैसे पास्टर है जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। प्रशासन जो है हालांकि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से लगातार ये धर्मांतरण का खेल है वो बिलासपुर में चल रहा है। बिलासपुर जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते दिनों एक कार्रवाइयां भी हुई थी, यहाँ पर सक्रिय क्षेत्र है जहाँ पर अवैध जो निर्माण है उसको भी ढाया गया था, वहां पर भी धर्म परिवर्तन करवाया। तो लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार को भी इस दिशा में जो है कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जो इस तरीके के धर्मांतरण के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सके। तो फिलहाल अगर कहें तो बिलासपुर जो है वो लगातार धर्मांतरण का यहाँ पर मामला जो है वो उजागर होता है और इसको लेकर प्रशासन और पुलिस जो है वो किस तरीके से आगे और कार्रवाई करेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सिविल लाइन थाना क्षेत्र का जो मामला है जिसमें जबरदस्ती जो धर्म बदलने का आरोप है वो महिला की शिकायत जो है की है, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस है वो जांच करे, जांच के बाद नियम अनुसार जी बिल्कुल प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि अब धर्मांतरण का ये मामला है और इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई पुलिस करती है। तमाम जानकारी के लिए प्रकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।